गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपने जो कंपनी फॉर्मेशन की स्टेज थी उसमें प्रमोशन को पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन, जिसको क्या कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन। आप जानते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, कंपलसरी होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन एक कंपनी को एक लीगल आइडेंटिटी नहीं मिलती है। तो जो सेकंड स्टेज आती है फॉर्मेशन की, वो क्या होती है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। और after performing the certain initial activity, documents are to be submitted in the office of the registrar. आफ्टर दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव, आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें क्या की जाती है, सर्टेन फ़ीस जमा की जाती है। और जब उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, तो वो कंपनी क्या हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। टिल द टाइम ए कंपनी इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इट कैन नॉट बी सेड ए कंपनी फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक ये कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती तब तक हम उसे कंपनी नहीं कह सकते। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी रूप से उसको कंपनी नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, इनकॉर्पोरेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होती है। सबसे फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक क्रियाएं। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ में आपकी 6 एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। तो सबसे फर्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी को सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ता है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो किसी एक शहर में या किसी एक राज्य में व्यापार नहीं करती हैं, वो पूरे ऑल इंडिया में, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं। लेकिन उनका जो मेन ऑफिस होता है, मतलब कि जहाँ उसका हम क्या कह सकते हैं, हेड ऑफिस होता है, वो हेड ऑफिस कहाँ होता है, एक ही जगह होता है। तो उस हेड ऑफिस को, उस रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह को डिसाइड करना होता है, क्योंकि जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस स्टेट में ही वो कंपनी क्या की जाएगी, रजिस्टर्ड की जाएगी। दिस डिसीजन इज़ टेकन बाय प्रमोटर। इट इज़ नेसेसरी टू बिकम ए कंपनी रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो क्योंकि आपको वो कहाँ रजिस्टर करनी है, जहाँ उसका क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वहीं पर क्या की जाएगी, कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, इसके बाद कंपनी का क्या डिसाइड किया जाता है, नाम डिसाइड किया जाता है। इट शुड बी कन्फर्म दैट रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर द परमिशन ऑफ द नेम कैन बी ग्रांटेड और नॉट। यानी कि जहाँ आप रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हो, क्या वहाँ पर ये नेम की कंपनी को ग्रांट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो नाम डिसाइड किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नाम नहीं, जैसे कोई पहले से ही कंपनी है उस नाम की, तो उस नाम की हम दूसरी कंपनी नहीं खोल सकते। नाम के पीछे कोई सरकारी वर्ड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, किंग, क्वीन, इस तरह के हम नाम नहीं खोल सकते हैं। तो नेम ऑफ द कंपनी शुड बी डिसाइडेड किया जाता है, एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पर नहीं होना चाहिए। और अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना ज़रूरी है, ठीक है। नाम डिसाइड करना, पहले ऑफिस डिसाइड करना कहाँ होगा, फिर नाम डिसाइड करना। उसके बाद क्या लिया जाता है उसका, टू गेट द लाइसेंस अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई ऐसा लाइसेंस लेना ज़रूरी है, आपका बिजनेस इस तरह का है जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, तो वहाँ पर क्या लिया जाता है, लाइसेंस लिया जाता है। इफ़ कंपनी इज़ गोइंग टू स्टार्ट सच एनी बिजनेस for which getting license compulsory, then the application should be sent to prescribed form and get the license। अगर ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हो जिसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो फॉर्म भर के उस लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। और नेसेसरी अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट किस किस की जाती है, अंडर राइटर्स की, ब्रोकर्स की, बैंकर की, लीगल ऑडिटर की, इन सब की, क्योंकि कंपनी में ये सब लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इन लोगों को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। अभी आप इस चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। उसके बाद है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। इसके बाद क्या की जाती है, जब ये सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो उसके बाद एक एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रार को क्या कर दिया जाता है, वो सारे भेज दिए जाते हैं। प्रमोटर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी स्टेट वेयर कंपनी हैज़ इस रजिस्टर्ड ऑफिस। यानी कि जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास कंपनी के प्रमोटर क्या कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट भी भेज देते हैं। तो ये क्या है, 6 स्टेप लिए जाते हैं। सबसे पहला क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, दूसरा उसका नाम क्या होगा, अगर कोई लाइसेंस लेना ज़रूरी है तो लाइसेंस लो, नेसेसरी अपॉइंटमेंट करो, सारे डॉक्यूमेंट बनवाओ और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्ट्रार के पास भेज दो।
पॉइंट नंबर सेकंड क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट टू बी फाइल टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाले जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहला क्या दिया जाता है उसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बगैर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, उसकी लिमिट्स बताई जाती हैं। ये बेसिक पॉइंट बताता है, बेसिक ऑफ दैम कंपनी इनकॉर्पोरेशन को परमिटेड दी जाती है। पब्लिक लिमिटेड के लिए मिनिमम 7 और प्राइवेट लिमिटेड के लिए मिनिमम 2 पीपल का इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना ज़रूरी होता है, और ईच सिग्नेटरी के पास एक शेयर कंपनी का होना ज़रूरी है, और इस पर कंपनी की क्या लगी हुई होती है, स्टैंप भी लगी हुई होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं। विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। और इसमें क्या होते हैं, पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोगों के साइन होते हैं, प्राइवेट के लिए 2 लोगों के साइन होते हैं, कंपनी की स्टैंप लगाना ज़रूरी होता है, और जो भी सिग्नेटरीज़ का मतलब है जो भी साइन करने वाले हैं, उन साइन करने वालों के पास कम से कम एक शेयर होना ज़रूरी होता है। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, द रूल्स आर मैंशनड fulfilling the objective mentioned by the memorandum of association to run the proper manner. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इन ए पैराग्राफ। यानी कि जिस प्रोसीजर के थ्रू या जिस नियमों के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाएगा, वो सारे प्रोसीजर किस में लिखे हुए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं, और ये प्रिंटेड होता है और ये पैराग्राफ में भी होता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना नेसेसरी होता है, और पब्लिक कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी चाहे तो टेबल ए के रूल्स को भी क्या कर सकती है, फॉलो कर सकती है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट आपके इस चैप्टर में आगे और भी ज़्यादा डिटेल में आएंगे। तो ये हो गई। इसके बाद है रजिस्टर्ड ऑफिस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि उसका पता वगैरह, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस एंड द सिचुएशन। कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज आल्सो सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। द इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। 30 दिन के अंदर देनी होती है। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उनका नाम, एड्रेस, उनके इंडिविजुअल डिटेल्स, ये सब हमें उनको बताना होता है। डायरेक्टर्स की रिटर्न कंसल्ट का मतलब होता है जो उनका रिटर्न में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो हामी भरते हैं कि हाँ वो इसके डायरेक्टर है। प्राइवेट कंपनी में इस तरह के रिटर्न कंसल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक में ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर से रिलेटेड क्या देनी पड़ती है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं। इट रेफर्स टू द दो शेयर विच अंडर द प्रोविज़न ऑफ एक्ट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय ensuring to have some स्टेक इन द प्रपोज्ड कंपनी। यानी कि ये कौन से शेयर होते हैं, ये वो शेयर होते हैं जिसमें डायरेक्टर्स को, एक कंपनी के डायरेक्टर्स को ये लेने क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, और वो बताते हैं कि हाँ हमने ये शेयर ले लिए हैं। तो जो डायरेक्टर्स का ये प्रोविज़न दे रखा है आपको एक्ट के अंडर में, और वो प्रपोज्ड कंपनी यानी कि जो बनने वाली कंपनी है उनके ये शेयर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन फेयर। डायरेक्टर से एक रिटर्न कंसल्ट ली जाती है जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन शेयर ले लिए हैं और इसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ विद द मैनेजरियल पर्सोनल, यानी कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टर्स के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ, मैनेजर के साथ, सिग्नेटरीज़ के साथ जो क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेजनी होती है। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन देना होता है कि रजिस्ट्रार के पास जो सारी ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है, जो भी सारे नियम वगैरह थे उनको क्या कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसका थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फ़ी। देखिए रजिस्ट्रेशन फ्री में नहीं होता। जब ये सारे डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं तो उसके साथ फ़ीस भी डिपॉजिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक में जमा की जाती है। इसकी जो रेट्स होती हैं वो शेड्यूल 10 के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, पे की जाती है, ठीक है। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रार चेक द इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट related to the incorporation of the company. If he is satisfied with the completion of legal formalities, Companies Act 2013 वो कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देता है अगर वो सभी चीज़ों से सेटिस्फाई है। CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इसको कहा जाता है, ठीक है।
ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होंगे? कंपनी बिकम एन इनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी बन जाती है। इनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी का मतलब उसको एक लीगल पहचान मिल जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोर्ट में एक प्रूफ की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, वो क्या बन जाती है? एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी परमानेंट हो जाती है। और एक प्राइवेट कंपनी ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना क्या कर सकती है? बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती है। तो ये है आपका क्या? इनकॉर्पोरेशन के इफ़ेक्ट। इसके बाद जो आपका मतलब कि आपने देखिए इस चैप्टर में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन, उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन। फिर इनकॉर्पोरेशन में 4 पॉइंट है। कैसे 4 पॉइंट है? प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, क्या क्या होती है। फिर डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं। फिर पेमेंट की जाती है प्रेस्क्राइब फ़ी की। और फिर जो 4th पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन में, वो क्या है आपका? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। तो अब मैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। कैपिटल सब्सक्रिप्शन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्या मीनिंग होता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, देखिए, जब एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी विच डज़ नॉट हैव शेयर कैपिटल कैन कमेंस इन द बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जिन कंपनीज़ को पब्लिक से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना क्या कर सकती है? बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसे स्टेज पर आना पड़ता है, क्योंकि उसे कैपिटल कहाँ से लेनी है? पब्लिक से लेनी है। अंडर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ए प्रमोटर हैज़ टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज पर पैसा कलेक्ट करना है पब्लिक से, तो प्रोमोटर्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो काम क्या होते हैं? कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक, 1 कॉपी इज सेंट टू द रजिस्ट्रार, बैंकर रिसीव द एप्लीकेशन ऑफ द शेयर। यानी कि क्या करता है? कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। अब आप पूछेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखिए, आप जब भी किसी नए स्कूल में या नए कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको क्या मिलता है? एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, जिसमें क्या लिखा होता है? वो स्कूल का नाम क्या है, स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, कौन कौन सी स्ट्रीम है वहाँ पे, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, मेस की फैसिलिटी, हॉस्टल की फैसिलिटी, सब होता है ना। ऐसे ही जब एक कंपनी बनती है तो कंपनी के अंदर भी क्या होता है? वो शुरू करते टाइम वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि जो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस पढ़ के तो देखेंगे ना, हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है तो हमें इसके शेयर खरीदने चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, डायरेक्टर्स पास कर देते हैं प्रपोजल ऑफ अलॉटमेंट और लेटर दे देते हैं। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने जो कैपिटल इशू करी है वो मान लीजिए 10 करोड़ की इशू करी है, तो एटलीस्ट 9 करोड़ के लिए उसके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है ना। उसके पास जनता से कितने की एप्लीकेशन आनी चाहिए? 9 करोड़ रुपए तक की एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी वो उस पब्लिक को क्या कर सकती है? शेयर अलॉट कर सकती है। अलॉट करने का मतलब होता है शेयर दे सकते हैं। ठीक है। अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं मिलती तो विद इन 120 डेज़ अगर उसको नहीं मिलती तो वो उसको पैसे, कंपनी को वो पैसे रिफ़ंड करने पड़ते हैं और कंपनी क्या कर देती है? उस इशू के प्रोसेस को कैंसिल कर देती है। तो देखिए अब आपको ये क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स मिनिमम अमाउंट हैज़ टू बी गिवन in prospectus receivable sale of the share. When public company invites general public purchase of share of the company, it cannot be allowed share till the time it receive the minimum subscription. यानी कि एक पब्लिक कंपनी अगर क्या कर रही है? जनता को इनवाइट कर रही है तो वो तब तक शेयर को अलॉट नहीं कर सकती जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए। ठीक है। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी होता है? एसेट्स की पेमेंट करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए, रिपे द अमाउंट ऑफ बोरोड फ्रॉम द अबाउट टू पर्पज़, वर्किंग कैपिटल के लिए, इन सब के लिए। ठीक है। देखो ये दे रखा है ना, इन द कंपनीज एक्ट द लिमिट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड 90%। ठीक है। इफ कंपनी विद इन द शेयर कैपिटल इज नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, द कंपनी मस्ट सेंड ए स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टर एट लीस्ट विद इन 3 डेज। देखिए, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती उस कंपनी को जो रजिस्ट्रार है उसके पास 3 दिन के अंदर क्या करना होता है?
स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या करना होता है, सबमिट कराना होता है। तो आप इसको अच्छे से बहुत डीपली पढ़िएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार वीडियो सुनिए, पॉइंट को पढ़िए, तब जाके समझ में आएगा। और जो टॉपिक नहीं आता उसको मैसेज कर देना अगली वीडियो में उस टॉपिक को, या फिर हमारी अब 3 दिन की क्लास होएगी, कल परसों और सैटरडे को, उस क्लास में मैं फिर उस टॉपिक को एक बार करवा दूँगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको जैसे 2 दिन को ये लेके, एक दिन हम बिजनेस स्टडी की क्लास लेके, अगर आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा वो मैं समझा दूँ।